हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज से हम अपनी लूसेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं और उस लूसेंट में हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। एक एक करके हम सारा सब्जेक्ट लूसेंट से जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी। कौन कौन से एक्ट थे? पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव कौन से अधिनियम द्वारा रखी गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इस अधिनियम यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया और मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स किस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। और इसी एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीशों का नाम था चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर और भारत से उपहार व रिश्वत लेना क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, किस एक्ट के अंतर्गत कंपनियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया गया? आवश्यक बना दिया गया। अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया था 1781 में। और हम पढ़ चुके हैं मद्रास और मुंबई को किसमें दे दिया गया था? 1773 में। अगला आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। वेरी इंपोर्टेंट, दोहरे प्रशासन का आरंभ किस एक्ट से माना जाता है? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। तो डायरेक्टर व्यापारिक और कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको दोहरा प्रशासन कहा जाता है क्योंकि 2 संस्थाएं बन गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अगला आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के द्वारा किस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या है इस अधिनियम की मुख्य विशेषता? पहला, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था।
कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किंतु चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा। यानी कि अब भारत में और भी विदेशी कंपनियां आके व्यापार कर सकती थी, लेकिन चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए एकाधिकार बना रहा कि चाय और चीन के साथ सिर्फ तुम व्यापार करोगे, बाकी सबका कोई और भी कर सकता है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 ईस्वी में पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, किंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली। तो किस एक्ट के अंतर्गत ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिली? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला है 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या मुख्य विशेषताएं इस अधिनियम की? व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया है? भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल इस एक्ट के तहत बनाया गया था 1833 के एक्ट के तहत। अगला है बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। जो बंबई और मद्रास की शक्ति हमने कब ली थी? 73 के एक्ट में सरकार ने बंबई और मद्रास की शक्तियों को बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया था, लेकिन 1833 के एक्ट में वापस कर दिया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। किस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था? तो 1833 के एक्ट में, तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। इसका दास प्रथा का अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। अगला है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया। संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट कब से शुरू हुआ? 1833 के एक्ट से। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया प्रथम विधि आयोग का गठन? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की। इससे पहले अभी हमने पढ़ी थी एक और मैकाले समिति 1834 की। वो क्या थी? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था, वो आयोग था। और 54 में 20 साल बाद 54 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। किस चीज के लिए? भारतीय सेवा, जो सिविल सेवा परीक्षाएं, उनकी प्रतियोगिता परीक्षा कराने के लिए। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें क्या कहा गया? विधान पार्षद। उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब 1858 का अधिनियम आया है, उससे पहले क्या हो चुकी है? 1857 की क्रांति। तो उस क्रांति के बाद देखो क्या परिवर्तन आए हैं भारत के शासन में। याद रखना 1858 में भारत शासन अधिनियम आया है। उससे पहले जो आते थे वो चार्टर अधिनियम होते थे, अब भारत शासन अधिनियम आया है। इस अधिनियम की विशेषताएं: भारत का शासन कंपनी से लेकर किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई।
15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ये कब बनी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनी थी। उनको आके 1858 में समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। तो भारत के राज्य सचिव पद का जो है नियुक्ति कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1858। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। कौन? भारत के राज्य सचिव का जो पद सृजन किया गया था वह। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वे नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरों के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। हाँ जी, तो हम 2 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आया है 1773, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। उसके बाद आया 1833, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर आया 1858 में क्या हुआ? इसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन हुआ है? लॉर्ड कैनिंग। अब है अगला 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। किसके द्वारा की विभागीय प्रणाली प्रारंभ की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसा अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? 6 माह। वर्तमान में भी 6 माह होती है। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या कर सकता था? नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों को नामित किया था या मनोनीत किया था। कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। अगला आता है 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अगला आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब घोषित हुई थी? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में। अगला आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? 1892। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे मिली थी? 1861 से। पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की शुरुआत हुई थी 1861 से। इसके द्वारा राजस्व और व्यय तथा बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। किस एक्ट के द्वारा? 1892 के एक्ट के द्वारा। अगला है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।
भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी मिली। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। तो पृथक मुस्लिम प्रतिनिधित्व की शुरुआत किससे हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के रूप में पहले सदस्य कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। इस अधिवेशन के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला कौन सा अधिनियम था? 1909 का अधिनियम था। सिर्फ 10 साल चला और 10 साल बाद ही अगला अधिनियम आ गया 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे और इनका कार्यकाल कितना था? 3 वर्षों का था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द्विसदनात्मक हो गई, देखो, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 60 थे, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे, तो बचे 26 मनोनीत। कार्यकाल 5 वर्ष। कितने सदस्य हैं? 60। केंद्र में कितने हैं? 144। 144 में से 104 निर्वाचित, 40 मनोनीत। कार्यकाल 3 वर्ष। दोनों सदनों के अधिकार कैसे थे? समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था, क्या? बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। याद रखना ये सेंटेंस, प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ है 1919 के अधिनियम से, लेकिन अगर पूछे केंद्र में द्वैत शासन, तो केंद्र में 1935 से शुरू हुआ था द्वैत शासन। और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहा जाता है लियोनस कार्टियस को। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित जो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, और हस्तांतरित जिन्हें ब्रिटिश सरकार भारतीय सदस्य जो नियुक्त होकर आते थे उन्हें हस्तांतरित कर देती थी। अब आरक्षित विषय कौन कौन से थे ये याद रखना, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप 2022 का पेपर देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन से विषय आरक्षित थे या फिर कौन से हस्तांतरित थे? वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक, जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद और मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं, ये सब आरक्षित विषय हैं। हस्तांतरित विषय कौन से थे? जिसमें लोक कल्याण होता था ज्यादातर, वो हस्तांतरित विषय थे। मतलब जिससे गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं हो रही है ना, समझ लो, उनको हस्तांतरित कर देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण,
धार्मिक तथा अग्रहार दान ये सब हस्तांतरित थे। आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता था? गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। शुरू कहाँ से हुई थी? 1919 के अधिनियम से शुरू हुई थी प्रांत में, और 1935 में समाप्त कर दी गई थी, और 1935 में केंद्र में शुरू कर दी गई थी। और क्या प्रावधान किए गए थे? 3 प्रावधान पढ़ चुके हैं हम इसमें। कौन कौन से पढ़े थे? कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई थी, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। दूसरा पढ़ा था कि प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई, और तीसरा पढ़ा था कि इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। अब चौथा प्रावधान क्या था? भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में कौन से आर्टिकल में है महालेखा परीक्षक? 148। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन आ सकता है, किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था? 1919। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य कौन होना आवश्यक था? भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन 1909 में आ गया था, अब उसको और बढ़ा दिया गया। सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक जो है निर्वाचन की मांग किसने की गई? 1919 के अधिनियम में। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया 1919 के अधिनियम ने। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप में बनाए रखा। कुछ विषयों से संबंधित विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने और सम्राट के विचार रखने के आरक्षित करने की शक्ति थी। किसे? वायसराय को। और वायसराय को क्या शक्ति थी? विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, और प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रभाव भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत मिला। अगला और आखिरी अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1947 का अधिनियम आएगा स्वतंत्रता के लिए। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है? यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 की अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं। विशेषता क्या थी 1935 के अधिनियम में? अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। यानी कि ये सिर्फ कागजों में ही इसकी बात हुई थी अखिल भारतीय संघ की। इसका ये अस्तित्व में नहीं आ पाया था, क्योंकि
जो रियासतें थीं वो शामिल होने के लिए क्या नहीं हुई थी, तैयार नहीं हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को अंत कर एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया। अगला है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में कौन कौन से विषय थे? विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे जैसे विषय शामिल थे। किसने? परिसंघ सूची में। जिसमें कानून कौन बनाएगा? परिसंघ विधानमंडल। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल की अनन्य अधिकारिता थी, यानी कि इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची में कौन से विषय थे? पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जैसे वर्तमान में है, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ऐसे ही पहले भी था। इस पर समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय क्या थे? दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह व विवाह विच्छेद, ये समवर्ती सूची के अधीन थे। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति थी, जो कि वर्तमान में भी है। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी, जैसे कि वर्तमान में समवर्ती सूची के जो विषय होता है उस पर केंद्र की विधि राज्य की विधि पर प्रभावी होती है। इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? वायसराय को दे दी गई। जैसे वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। 1919 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर ने क्या कहा था? नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था और कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं। अंबेडकर ने क्या कहा था? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यानी कि भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हूबहू नकल है। अगला है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। किसका? संघीय न्यायालय का। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इस न्यायालय में, संघीय न्यायालय में, न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन के पास थी। अगला है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा और इसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक कर दिया गया। सबसे पहले 1909 में मुस्लिमों को दिया गया। 1919 में उसका विस्तार करके सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को दिया गया। 1935 में विस्तार करके दलित, महिला व मजदूर को दे दिया गया। अगला है इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1935
1935 के अधिनियम के तहत। आगे है, इसने मताधिकार का विस्तार किया, लेकिन 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया 1935 के अधिनियम के तहत? 10%। 1935 के अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। अगला है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं: 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व तो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। यानी कि जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में या विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत मंत्री के पद क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत हो गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और क्या प्रावधान किया गया? इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। इस अधिनियम के तहत भारत डोमिनियन को क्या क्या नहीं मिला था? सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम का सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। जनमत संग्रह के पूर्व मत क्या दिया था? सिलहट जिले ने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा का गठन किसके संस्तुतियों के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। 389 4 चीफ कमिश्नर, 93 देशी रियासत और 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1940 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 व अन्य सदस्यों को कितने? 15 अन्य दलों तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। यानी कि जो 379 कुल सीटें थी, उनमें से 294 ही सदस्यों का चुनाव हुआ। इसमें से 208 जो है कांग्रेस ने जीती और 73 मुस्लिम लीग ने, 15 अन्य ने। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये
यूपीएससी की 2024 का पीवाईक्यू है, प्रीलिम्स का। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था और साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया और हैदराबाद ऐसी देसी रियासत थी जिसने इसमें भाग नहीं लिया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या थी, कौन, मुस्लिम, सिख और साधारण पर विभाजित किया गया था। मुस्लिम, सिख और साधारण। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां क्या क्या थीं और उनके अध्यक्ष क्या कौन कौन थे, ये अच्छे से याद कर लेना, ये मिलाने के लिए आ जाता है एग्जाम्स में। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय समिति संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत के वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ और संघ शक्ति और संघीय संविधान दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ध्वज संबंधी तदर्थ समिति और प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस किस के थे, संचालन, प्रक्रिया नियम और राष्ट्रीय ध्वज। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप। जवाहरलाल नेहरू संविधान, संघीय संविधान और संघ शक्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति के वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि बाद में जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति को 5 उप समितियों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी बनाए गए। अल्पसंख्यक के एच.सी. मुखर्जी बनाए गए। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बारदोली। छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए ए.वी. ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाद में उसको उप समितियों में बांट दिया गया और मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी बना दिए गए। अल्पसंख्यक के एस.सी. मुखर्जी बना दिए गए और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों की उप समिति गोपीनाथ बारदोली बना दी गई। छोड़े गए व आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर उप समिति के ए.वी. ठक्कर बना दिए गए और उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति को शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये पाकिस्तान में शामिल हो गई। संविधान सभा ने में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया था। इस तरह किया था, हिंदू 163 थे हिंदू सदस्य, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति के 31, भारत ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियों से 6, सिख थे 4, एंग्लो इंडियन 3 और पारसी थे 3। महिला कितनी थी, 15। कहाँ कहाँ से थी महिला निर्वाचन क्षेत्र, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी और एनी मैस्करेन त्रावणकोर कोचीन यूनियन से, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थी, मुस्लिम सदस्य थी। दक्षिणी बेल्यादून मद्रास से थी। जीगा दुर्गाबाई मद्रास। हंसा मेहता बॉम्बे। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से थी। लीला रे पश्चिम बंगाल। मालती चौधरी उड़ीसा से थी और पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से थी। रेणुका रे पश्चिम बंगाल से थी। सरोजनी नायडू बिहार से रहीं। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बरार से। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। आगे प्रारूप समिति
ने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 से 9 नवंबर 1948 को। दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और कब तक चला था? 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। तो कितने वाचन चले? 3। इस समय संविधान सभा 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू किस विभाग के मंत्री बनाए गए? प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के साथ ही वैज्ञानिक शोध मामलों के मंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण व राज्यों के मामले का मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, बी.आर. अम्बेडकर विधि, जगजीवन राम श्रम और सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, C.H. भाभा वाणिज्य, रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री, R.K. षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री बनाए गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री चुने गए। V.N. गाडगिल को कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री चुना गया। भारत की रियासतों की एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव कौन थे? V.P. मेनन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए का व्यय हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जब संविधान पारित हुआ उस समय कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कुल 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिन्हें तत्काल रूप से प्रभावी कर दिया गया था, यानी कि कब? 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो कौन कौन से थे अनुच्छेद जिन्हें तत्काल रूप से प्रभावी कर दिया गया था? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392, 393। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य क्या हैं? इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया और 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत 24 जनवरी को अपनाए गए, लेकिन राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा द्वारा प्रतीक मोहर के रूप में किसे चुना गया था? हाथी को। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और विहर राम मनोहर सिन्हा थे। तो संविधान का सौंदर्यीकरण किसने किया है? नंदलाल बोस और विहर राम मनोहर सिन्हा ने। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया है? वसंत कुमार वैद्य द्वारा, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया।
ठीक है, तो मूल संविधान की हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? वसंत कुमार वैद्य ने, और नंदलाल बोस ने इसका सुंदर ढंग से अलंकृत किया। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? HVR अयंगर। और संविधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? VN राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसमें एक चीज और नहीं बताई है जिसमें हम पढ़ लेते हैं, वो थी कि प्रारूप समिति के बारे में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जिसके प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। यहाँ थोड़ा खाली स्पेस में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये इसमें है नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और सदस्य कौन कौन थे इसमें? N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल, मुंशी KM मुंशी शॉर्ट फॉर्म में, और थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और DP खेतान। बाद में N माधवराव के स्थान पर BL मित्र आ गए थे, और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णाचारी, क्योंकि 1948 में जो है DP खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। और एक और फैक्ट ये है कि जो अंबेडकर जी थे, उनका संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद बॉम्बे से निर्वाचित हुए थे। कौन? अंबेडकर। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही। अगला है हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था, उन्हें ही इस संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। तो क्या है बात की प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस जो प्रस्तावना है, इसमें विकृत संवत की डेट को उल्लेख किया गया। हालांकि जो भारत ने जिस संवत को अपनाया है वो शक संवत है। ठीक है, अब इस प्रस्तावना की मुख्य बातें पढ़ लेते हैं हम। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है, और भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दोनों चीजें अलग हैं, विचार अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया। आगे, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है, यानी कि वो कानून द्वारा लागू नहीं किया जाता। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की अधीन समस्त शक्तियां किसे दी गई हैं? भारत के लोगों को। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं
भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का क्या है, उद्घोष है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय कब दिया गया था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत नहीं जा सकते। ऐसा निर्णय कब दिया था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। फिर वेरूवारी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां पर प्रस्तावना क्या है, विधिक निर्वाचन में सहायक होती है। वेरूवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, वेरूवाड़ी बाद में। इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, इसीलिए विधायिका संसद उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। और प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना मूल संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, स्पष्टतः वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का क्या हो, विस्तार हो और मजबूतीकरण हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें क्या शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने न्याय की बात की गई है? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और समानता 2, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अंशतः कठोर है व अंशतः लचीला है। यानी कि कुछ मामलों में हमारा संविधान बहुत कठोर है, यानी कि कठोर का मतलब है कि संविधान में संशोधन करना मुश्किल है, और कई कुछ मामलों में लचीला है, यानी कि संशोधन करना आसान है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो सबसे जरूरी है उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वो है इसके बाद एक सेकंड, जो केसेस हैं ये रहे, 3 केस हैं प्रस्तावना से जुड़े हुए। पहला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, जिसमें क्या कहा गया था कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है कौन, प्रस्तावना। फिर बेरूवारी बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था प्रस्तावना का विधिक प्रभाव नहीं है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल में 1957 में क्या कहा था कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तित नहीं की जा सकती, यानी यदि सरकार और कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत नहीं जा सकते। और बेरूवाड़ी यूनियन 1960 में माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए उसमें संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध हो प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसीलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के अंतर्गत आती है तो नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता, सिर्फ सकारात्मक किया जाता है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि कौन से संविधान से क्या लिया है हमने।
यूएसए से क्या लिया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उठाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा हमने ली है यूएसए से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया है। आयरलैंड से लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवी इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से ली है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है? अमेरिका से। और भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान, ऑस्ट्रेलिया। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया से। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हमने जर्मनी से ली हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय हमने कनाडा से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए हैं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम के या तो शब्द से ले लिए गए हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ले लिया गया है। तो हो गया स्रोत हो गए कंप्लीट कि भारतीय संविधान के कौन से स्रोत हमने कहाँ से लिए हैं। अगला हमारा टॉपिक है अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची। कितनी अनुसूची है भारतीय संविधान में? 12 अनुसूची है। मूल 8 थी, बाद में संशोधन करके वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। 28 राज्य व 8 संघ शासित क्षेत्र। संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों कौन? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। किस किस का? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, साथ ही भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक आदि की क्या है इसमें? वेतन, भत्ते, पेंशन। द्वितीय में तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। याद रखिएगा इसमें मंत्रियों के बारे में है, इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। अक्सर आ जाता है क्या तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है? नहीं है। मंत्री है तो प्रधानमंत्री आ गया, इसमें मुख्यमंत्री आ गया, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल इसमें नहीं है। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में ATMM याद करने की ट्रिक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो 4 क्षेत्रों के बारे में छठी अनुसूची में प्रावधान है। ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय,
मिजोरम। हाँ, ये एम से आप मणिपुर मत कर देना भैया, मणिपुर नहीं है। ठीक है, मेघालय मिजोरम है, मणिपुर नहीं है इसमें, क्योंकि मणि किसके पास है, नाग के पास है, हमारे पास नहीं है मणि, इसीलिए इसमें मणिपुर नहीं है। अगला है 7वीं अनुसूची। 7वीं में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया। इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची कौन सी होती है, जिस पर कानून बनाने केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होते समय इसमें 97 विषय थे, अब 100 हैं। कौन कौन से विषय हैं इसमें, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान लागू होते समय इसमें 66 थे, लेकिन अब 61 हो गए, इसमें कम हो गए हैं। केंद्र की शक्ति बढ़ गई है, 97 से 100 हो गई है, लेकिन राज्य की शक्ति कम हो गई है, 66 से 61 हो गई है। विषय क्या क्या है राज्य सूची में, शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि। अगला है समवर्ती सूची। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून के साथ ही समाप्त हो जाता है। अगर केंद्र ने कानून बना दिया तो राज्य का कानून समाप्त हो जाएगा। संविधान लागू होने के समय इसमें 47 विषय से अब बढ़कर 52 हो गए हैं। इसमें 5 बढ़ गए हैं और राज्य में 5 कम हो गए हैं, और केंद्र में 3 बढ़ गए हैं। कौन कौन से हैं, दीवानी, फौजदारी, कानून प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सब किसमें है, समवर्ती सूची में। अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित। कितनी भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में, 22। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, और 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, बोडो, मैथिली, संथाली, बोगो डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखो याद रखने के लिए ट्रिक है इसमें। 21वीं के द्वारा सिंधी, फिर 71वीं में 3 जोड़ी, कौन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, के एम एन या फिर के एन एम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 92। 92 में 4 जोड़ी, 1, 3, इन दोनों को जोड़ के 4 आ जाएगा, कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS। ठीक है, आगे 14 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। याद रखना, 21, 71, 92। अगर 1 2 याद है तो तीसरा अपने आप निकल आएगा। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, क्योंकि मूल रूप से तो 8 ही अनुसूचियां थी, अब बाकी की अनुसूचियां तो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हैं। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिनियम हैं, 284 अधिनियम है वर्तमान में 9वीं अनुसूची में। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ ने एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, 10वीं कब जोड़ी गई थी, 52वें संविधान अनुसूची संशोधन 1985 द्वारा। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। अगली है 11वीं और 12वीं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा
1993 में जोड़ी गई, किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य के लिए इसमें कितने जोड़े गए हैं? 18 विषय। पंचायतों के पास ज्यादा विषय हैं यानी 29 और शहरी क्षेत्रों के पास कम विषय हैं 18। अब आते हैं संविधान के भाग। भाग प्रथम, पहला भाग क्या है? संविधान के पहले भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 104 है। दूसरा है नागरिकता 5 से 11। तीसरा है मौलिक अधिकार 12 से 35। चौथा है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 मूल कर्तव्य 51 का, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। और पांचवा है संघ 52 से 151, 52 से 151। राज्य है 152 से 237। और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, 238वां निरसित। 8वां है संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। 9 है पंचायत 243 और 240 क से ण। 9 ख है नगर पालिका 243 त से 243 य छ। 9 ख है सहकारी समितियां 243 य ज से 243 य न। 10वां है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 और 244 क। फिर संघ राज्यों के बीच संबंध है 245 से 263। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद हैं 264 से 300 क। भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार वाणिज्य समागम है 301 से 307। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा है 308 से 323। और अधिकरण है 14 का 323 का और 323 का। ये बार बार पूछा जाता है कि अधिकरण कौन से भाग में है। निर्वाचन है भाग 15 324 से 329। 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन 330 से 342। 17 है राजभाषा 343 से 51। 18 है आपात उपवन 352 से 360। 19 है प्रकीर्ण 361 से 367। 20 है संविधान संशोधन 368। 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 95। अगला है देसी रियासतों का भारत में विलय। तो देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नागर हवेली दमन दीव का विलय के पश्चात राजधानी दमन है। अनुच्छेद 1 क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और दूसरा राज्य, ये अनुच्छेद 1 के 3 भाग हैं। राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 2 है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों को जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की शक्ति किसके पास है? संसद। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। यानी कि नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन और या फिर नामों में परिवर्तन संसद विधि बनाकर कर सकती है। अगला है राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश
प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। किसने? एस के धर ने। एस के दर के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति गठित की। इस समिति ने भाषाई आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज किया। आगे जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने कोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन किया और 58 कहीं कहीं 52 दिया होता है कि आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा विरोध होने लग गया था। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर, जिसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था और 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, कौन कौन सी बस्तियां थी फ्रांस की? पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, केरीकल को भारत को सौंप दिया। और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। तो 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? गोवा दमन व दीव से। वर्तमान समय में 28 राज्य व 8 संघराज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। अब जरा हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से राज्य कब बने। तो देखो, सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात बने 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनाया गया पंजाब से अलग करके, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को और 21 जनवरी 1972 को 3 बनाए गए, एमएमटी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। और 26 अप्रैल 1975 को बनाया गया सिक्किम। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। और मिजोरम 20 फरवरी 1987, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बनाए गए। उसके बाद 30 मई को गोवा 1987 में। याद रखना, 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को शामिल कर लिया गया है, लेकिन तब तक यूटी है, वो राज्य का दर्जा 1987 में मिला है गोवा को। उसके बाद 2000 में 3 राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 को उत्तराखंड, 15 को झारखंड। तेलंगाना को 2 जून 2014 को बनाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्या बना दिए गए? यूटी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद
भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अध्यक्ष कौन होता है क्षेत्रीय परिषद का? ये क्वेश्चन आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री ही क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदले जाते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये सांविधिक निकाय हैं किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला है कौन कौन सी क्षेत्रीय परिषद है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। बाद में एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बना दी गई जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य सम्मिलित कर दिए गए जो कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। दक्षिणी में आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मध्यवर्ती का इलाहाबाद में है, पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी का मुंबई, दक्षिणी का चेन्नई। पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया और 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। बाकी पांचों 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद अस्तित्व में आ गई थी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आई। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। याद रखिएगा सिक्किम जब 1972 में जब पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अस्तित्व में आई तो सिक्किम सदस्य नहीं था। सिक्किम को 1994 में इसका सदस्य बनाया गया है। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, राज्य भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया और 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। बाकी राज्यों में क्या होता है? बाकी क्षेत्रीय परिषदों में कि राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय गृह मंत्री, ये रहा, केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के। लेकिन पूर्वोत्तर में गृह मंत्री अध्यक्ष वो तो ठीक ही है लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होगा। ये पॉइंट है एक्स्ट्रा याद रखने के लिए। अब हम आ गए हैं अपने अगले टॉपिक भारतीय नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने के भारत में 5 आधार हैं। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता और देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण और भूमि विस्तार द्वारा। ये याद रखना, भारत में 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती है। यूपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। जन्म से नागरिकता के क्या प्रावधान है? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, यानी कि मैं और तुम 1950 के बाद पैदा हुए, जाहिर सी बात है हम भारत के नागरिक हैं। अपवाद क्या है? राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे इसमें शामिल नहीं है। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई क्या रहा हो? भारत का नागरिक रहा हो।
माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। हमेशा से प्रावधान नहीं था, पिता के आधार पर था पहले प्रावधान, लेकिन 1992 में माँ के आधार पर भी कर दिया गया। देशीकरण द्वारा नागरिकता, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों, वे भारतीय अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में बाहर निवास कर रहे हों, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, वो पंजीकरण से भारत की नागरिक बन सकती हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे बन सकते हैं और राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगली है भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगला है भारत संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। यानी कि अब हमें नागरिकता तभी मिल सकती है जब हमारे पेरेंट्स में से कोई भारत का नागरिक हो, तो जाहिर है रहा ही होगा, इसीलिए हम भारत के वर्तमान में नागरिक हैं। अगर आप 1986 के बाद पैदा हुए हो तो जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले 6 माह था, लेकिन अब 5 वर्ष है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले 5 वर्ष की अवधि। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर और असम सहित सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है, या तो नागरिकता का परित्याग कर दें हम, या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लें, या सरकार हमसे नागरिकता छीन ले। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों से के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, और छात्रवृत्ति और इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे, ये जम्मू कश्मीर विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है।